किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहा करती थी। रॉकी कबूतर के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वो खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर खर्च चला रहा था। रॉकी कबूतर और टूनी चिड़िया दोनों पति पत्नी शिवजी के परम भक्त थे। वो दोनों जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेते थे तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका जीवन गरीबी में गुजर रहा था, लेकिन फिर भी वो भगवान शिव पर से अपना विश्वास कम नहीं होने देते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। कुछ समय में शिवरात्रि भी आने ही वाली थी। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर हर साल शिवरात्रि पर निर्जल व्रत किया करते थे और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते थे। साथ ही सारा दिन भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते थे। इस साल शिवरात्रि आने से एक दिन पहले टूनी चिड़िया ने रॉकी कबूतर से कहा, सुनिए जी, कल शिवरात्रि है और मैं चाहती हूँ इस बार हम भोलेनाथ पर जल के साथ साथ दूध, फल, बेलपत्र, धतूरा भी अर्पित करें। जी, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं ये सब भोले बाबा पर अर्पित करूं। ठीक है टूनी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन टूनी, मेरे पास अभी तो 50 रुपए ही रखे हैं। उनसे जो भी आएगा मैं लेता हूँगा। वो दोनों बहुत ही गरीबी का जीवन जी रहे थे तथा उनकी छत से पानी टपकता था। फिर भी वो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे थे। शाम को रॉकी खेत से लौटते वक्त जो सामान टूनी चिड़िया ने बोला था वो सब ले आता है। अगले दिन शिवरात्रि वाले दिन वो दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे निर्जल व्रत रखकर टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए निकलने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई है। अब हम मंदिर कैसे जाएंगे? और बारिश भी तेज हो रही है। अगर मंदिर जाने की कोशिश भी करेंगे तो इस बारिश में सफर कर पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं जी, शायद कुछ देर में बारिश बंद हो जाए। बारिश रुकने के बाद चले जाएंगे मंदिर। काफी इंतजार के बाद भी बारिश बंद नहीं होती और ऊपर से उनकी छत भी टपकने लगती है। लगता है भोले भंडारी आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। टूनी, आप एक काम करो, घर पर ही एक मिट्टी का शिवलिंग बना ले। उसी पर हम बेलपत्र, दूध, फल और धतूरा चढ़ा देंगे। लेकिन मिट्टी का शिवलिंग तो बह जाएगा जी। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर कोई अनजान साधु पक्षी आ जाता है। प्रणाम महाराज, कहिए ये गरीब आपकी क्या सेवा कर सकता है? बच्चे, हम पश्चिम वाले जंगल से आए हैं। क्या बारिश रुकने तक हम आपके घर में रुक सकते हैं? बच्चे, बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। महाराज, आपका हार्दिक स्वागत है। आप जब तक चाहें इस गरीब की झोपड़ी में रह सकते हैं। फिर वो साधु महाराज रॉकी कबूतर के साथ अंदर आ जाता है। टूनी चिड़िया मिट्टी का शिवलिंग बना रही थी। तभी साधु महाराज टूनी चिड़िया से पूछते हैं, बेटी, तुम ये मिट्टी का शिवलिंग क्यों बना रही हो? बाबा, आज हम दोनों का शिवरात्रि का व्रत है और आज तेज बारिश होने की वजह से हम पूजा करने मंदिर नहीं जा पाए। इसीलिए बाबा घर पर ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना चाहते हैं। लेकिन बेटी, तुम्हारे घर में तो हर जगह पानी टपक रहा है और नीचे भी पानी पानी हो रहा है। फिर तुम दोनों पूजा कैसे करोगे? यहाँ पर तो बैठने तक की जगह नहीं है। बाबा, शायद भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम भी भोले बाबा के परम भक्त हैं। हम भी पूजा करके ही रहेंगे। फिर टूनी और रॉकी कबूतर मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने लग जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया जैसे ही शिवलिंग पर फल चढ़ाने लगती है, तभी साधु महाराज उनसे कहता है, बच्चों, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। भूख मुझसे सहन नहीं हो रही। बाबा, ये लो, आप ये फल खा लीजिए। इससे आपकी थोड़ी तो भूख शांत होगी। फिर जैसे ही रॉकी कबूतर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगता है तो साधु महाराज फिर से कहता है, बच्चों, मुझे और भूख लगी है। एक फल खाने से मेरी भूख शांत नहीं हुई। मुझे कुछ और भी खाने को दो। लेकिन महाराज, अब तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और ऊपर से बारिश होने के कारण आज खेत में भी काम पर नहीं जा पाया। मजदूरी नहीं मिलने के कारण मैं कुछ ला भी नहीं पाया। हाँ बाबा, ये जब काम पर जाते हैं और उसी दिन जो मजदूरी मिलती है उसी से हमारा चूल्हा जलता है, और जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती हम दोनों पति पत्नी उस दिन पानी पीकर ही सो जाते हैं।
अगर बुरा ना मानो तो ये दूध ही मुझे दे दो, इसे ही मैं पी लूंगा। हाँ हाँ बाबा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। ये लो, आप ये दूध पी लीजिए। बच्चों, आज की रात मैं यहीं विश्राम करूंगा, लेकिन यहाँ तो सोने की भी जगह नहीं है। मैं कहाँ विश्राम करूंगा? महाराज जी, आप चिंता ना करें, आप हमारे बिस्तर पर सो जाइए। हम दोनों पति पत्नी यहीं दीवार के पास बैठकर रात गुजार लेंगे। वो दोनों पति पत्नी पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और रात को दरवाजे के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहते हैं। इस तरह से वो पूरी रात वहीं बैठकर शिव जी का ध्यान करते रहते हैं। फिर सुबह होने पर वो देखते हैं कि उनका घर बहुत बड़ा बन चुका था, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज थी। उनका मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन जाता है और उनके घर में पैसों से भरे बहुत सारे बैग रखे थे। ये सब देखकर टूनी चिड़िया और रॉकी को समझते देर नहीं लगी कि स्वयं शिवजी साधु के रूप में उनके घर आए थे। टूनी, स्वयं भोलेनाथ हमारे घर आए थे और हम मूर्ख उनको पहचान ही नहीं पाए। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दो। इतनी तेज बारिश में भगवान हमें दर्शन देने आए थे। फिर वो दोनों पति पत्नी शिवलिंग के आगे अपना सर झुका लेते हैं और फिर अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखकर रोज उनकी पूजा करते हैं। कुछ पैसे देकर रॉकी ने सेठ का कर्जा चुका दिया था और अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और फिर कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसका नाम वो चिंकी रखते हैं। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले कभी भी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ। अब हर पक्षी की कोई न कोई चीज चोरी हो रही है। पता नहीं कौन चोरियां कर रहा है हमारे जंगल में। चिड़िया, मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। बहुत जालिम है वो चोर। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा उसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चोर हमारे जंगल का तो नहीं है। जब भी हम दाना लेने बाहर जाते हैं तभी कोई दूसरे जंगल से आकर हमारी चीजें चोरी कर ले जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कालू भैया। भला दूसरे जंगल से कोई आए और हमें पता ही ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया, मैं तो नहीं मानता। हमारे जंगल में तो कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है। फिर कालू कौवा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, अब हमें सचेत रहना होगा। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हैं और हर तरफ चोर को ढूंढने की कोशिश हो रही है। मेरी माने तो अब हमें अपना दाना खुद ही ढूंढ कर लाना होगा। अगर पकड़े गए तो सब पक्षी मिलकर हमें जंगल से बाहर ही निकाल देंगे। कालू जी, हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। बस जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही चोरियां किया करो। सुबह सुबह सब पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। बस दोपहर और शाम को मत चले जाना किसी पक्षी के घर। और हम पर तो कोई शक भी नहीं करता। आखिर पुराने वासी हैं इस जंगल के। ये पक्षी हमें खुद भी तो दाना लाकर नहीं देते। आखिरकार हम बड़े भी तो हैं इस जंगल में। अच्छा, तो तुम जाओ अब, और जल्दी से तुम रॉकी कबूतर की तरफ जाओ। वो अभी अभी पहाड़ों की तरफ जा रहा था। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था उसे जाते हुए। फिर कालू कौवा रॉकी कबूतर की तरफ चला जाता है। वाह भाई वाह, रॉकी कबूतर ने तो बहुत चीजें जमा कर रखी है। गोरी तो ये सब खाकर खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा वो सारा भोजन चोरी करके भाग जाता है। हे भगवान, अब मेरा भोजन चोरी हो गया। इससे अच्छा तो मैं जंगल ही छोड़ दूं। इतनी मुश्किल से मैंने इतना भोजन इकट्ठा किया और मेरा सारा भोजन कोई उठा ले गया। रॉकी भैया, हम सब परेशान हैं। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। आप ये जंगल छोड़ने की बात ना करें। आपके पूर्वज भी तो इसी जंगल में रहते आए हैं और मैं भी तो हूँ। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम सब मिलकर जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप सब देख लेना, जब भी वो चोर पकड़ा जाएगा तब मैं ही पकड़ूंगा उसे। मैं पकड़ूंगा भी और यहाँ से भगाऊंगा भी उस चोर को। मुझे तो उस चोर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो तो अच्छा है जो मैंने कभी दाना जमा नहीं किया। वो चोर तो मेरे भी घर आया था कल। कालू, भला तुम्हारे घर से चोर को क्या ही मिलता, वो खाली ही जाता। इसीलिए तो वो जाते समय मेरा घोंसला तोड़ गया। बस वो एक बार मिल जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कालू जी, मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरी कर दो तो। अब क्या है? अब कोई नई शैतानी आ गई तुम्हारे दिमाग में? नहीं नहीं, बस छोटी सी इच्छा है। बताओ भी, अब मैं क्या कर सकता हूँ।
मुझे आज अपने मायके जाना है। तो फिर जाओ, इसमें मैं क्या करूं? है ना तुम्हारे करने का काम भी। मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ सब मुझे ताने देते हैं, कहते हैं तुम्हारा पति तो नालायक है। कालू जी, मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, प्लीज आप वो टूनी चिड़िया का हार चुरा कर ला दो। मेरा भी मन करता है मेरे मायके वाले तुम्हारी तारीफ करें और मैं खुश हो जाऊं तुम्हारी तारीफ सुनकर। गौरी, तुम रहने ही दो मेरी ऐसी तारीफ। वैसे वो टूनी चिड़िया अपना हार उतारती ही कब है जो मैं चोरी करके तुम्हें ला कर दूं? कालू जी, आपको पता नहीं, टूनी चिड़िया जब भी नदी से पानी पीने जाती है वो अपना हार घर पर रख कर जाती है। मैंने उसे कई बार देखा है। कालू जी, प्लीज आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये हुई ना बात, मेरा कालू, मेरा सुंदर पति, तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं इस जंगल में। बस करो, अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है। बहुत तेज है मेरी पत्नी, हर किसी पर नजर रखती है। घोंसले में हार तो पड़ा है, टूनी चिड़िया भी नहीं है। मौका अच्छा है, मैं जल्दी से ये हार उठा ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से हार उठाकर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया भी घर आ जाती है और अपना हार ना देखकर वो रोने लग जाती है। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर मिठू तोता और रोकी कबूतर भी आ जाते हैं। हाय रे, मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं गई नदी पर पानी पीने। मैंने सोचा कौन चुराएगा मेरे इस हार को। सबको पता है ये मेरी माँ की निशानी है, और मेरे पास था ही क्या, एक मेरी माँ की निशानी ही थी, वो भी वो जालिम चोर उठा कर ले गया। गौरी, तुम इस हार को जल्दी से छुपा लो, और हाँ, तुम इसे हमारे जंगल से बाहर जाकर ही पहनना। अब तुम जाओ अपने मायके और मैं जाता हूँ टूनी चिड़िया के पास। अगर मैं ना गया तो सब मुझ पर ही शक करेंगे। हाँ हाँ कालू जी, आप जाओ और मैं भी अपने मायके जाती हूँ। मेरा कालू कितना अच्छा है जो मेरे कहने पर वो सब करता है जो मुझे अच्छा लगता है। और फिर ऐसे ही गौरी कौवी अपने मायके और कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। कालू कौवे, आज तो हद ही कर दी उस चोर ने। इस बेचारी टूनी चिड़िया की माँ की निशानी को ही उठाकर ले गया वो चोर। इससे बढ़कर और क्या ही जुल्म होगा। देखो कितनी उदास है चिड़िया। मिठू, मुझे पता चलते ही मैं यहाँ आया हूँ चिड़िया को तसल्ली देने। टूनी चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, मैं ढूंढ लूंगा उस चोर को और तुम सबके सामने उसे मार मार कर भगाऊंगा। बस थोड़ा धीरज रखो। हाय मेरी गोरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? ये हार तो बहुत ही सुंदर है। माँ, ये हार मेरे पति ने ला कर दिया है। कितना अच्छा है मेरे दामाद जी, जो ऐसे ख्याल रखता है मेरी बेटी का। हाँ माँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे कालू मिला। माँ, मैं जो भी कहती हूँ वो तुरंत ही पूरी कर देता है। माँ, अब शाम भी हो गई है, अब मैं चलती हूँ। गोरी बेटा, ये तुम्हारी बहन कई दिनों से कह रही थी कि मैंने जाना है गोरी बहन के घर, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ, मैं कल ले आऊंगी इसे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, अब तो इसके जीजाजी तरह तरह के खाने के फल लाते हैं, चलो ये भी 2-4 दिन खा लेगी। फिर वो दोनों बहन वहां से चली जाती है। दीदी, ये हार आपने गले से उतार क्यों लिया? तुम्हें नहीं पता हमारे जंगल में चोरियां बहुत हो रही है, बहुत कीमती हार है इसीलिए मैंने उतार लिया। आ गई गौरी, तुम्हारी माँ ठीक है और वो हार देखकर खुश हुई कि नहीं? कालू जी, बहुत ज्यादा खुश हुई मेरी माँ, वो तो गर्व कर रही थी अपने दामाद जी पर। ऐसा सुनकर कालू कौवा थोड़ा इतरा जाता है। कालू जी, तुम्हारी साली आई है मेरे साथ, कल चली जाएगी, इसे कोई मीठा सा फल ही खिला दो। तुम मिठू तोते की तरफ जाओ, समझ गए ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। फिर कालू कौवा चला जाता है। मिंकी, तुम यहीं रहो, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ, तुम थोड़ा आराम भी कर लो। फिर गौरी कौवी भी वहां से चली जाती है। हाय रे, कितना सुंदर हार है ये, मैं इसे पहन कर देखती हूँ मैं कैसी लगती हूँ। लेकिन इसमें क्या मजा, तारीफ तो वो होती है जो दूसरे करे। मैं इसे पहनकर नदी वाले रास्ते पर बैठती हूँ, सब पक्षी देखकर हैरान होंगे, कहेंगे इतनी सुंदर कॉफी कहाँ से आई है। और फिर वो ऐसा ही करती है। ये हार तो टूनी चिड़िया का है, मैं उसे जल्दी जाकर बताता हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी चलो, कोई अनजान पक्षी तुम्हारा हार पहनकर बैठी है और वो भी रास्ते में। आखिरकार मैंने चोर को पकड़ ही लिया। सच में मिठू भैया,
वो तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर एक बार मिल गया तो वो हार फिर कभी भी अपने गले से नहीं उतारूंगी। फिर टूनी चिड़िया उसके पास जाती है। तुमने ये हार कहाँ से लिया और कौन हो तुम? मैं पास वाले जंगल से हूँ, मिंकी नाम है मेरा, और मेरे जीजाजी कालू इसी जंगल में रहता है। उसने दिया है मुझे ये। अच्छा लगा ना ये हार? तो चिड़िया चुप चुप। अच्छा, तो कालू ने दिया है तुम्हें ये हार? तो चलो हम भी देखें ये कालू कौन है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, तो आप सब मेरे साथ चलो। मेरी बहन कहती है कि मेरे जीजाजी कालू अनेक प्रकार के फल भी लाता है, कभी अमरूद, कभी सरसों के बीज, कभी आम। ओ तेरी, इसका मतलब मेरे सरसों के बीज भी मिल गए। फिर वो सब कालू कौवा के पास जाते हैं। जीजाजी, जीजाजी सरप्राइज! देखो, मैंने दीदी का हार क्या पहना, जंगल के सब पक्षी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कहते हैं अपने जीजाजी से मिलवाओ जो इतना सुंदर हार ला कर दिया है। हाँ तो भाई कालू कौवे, क्या हालचाल है आपके? लेकिन कालू कौवा शर्मिंदा होकर खड़ा था। चोर मिल गया है हमें। तुम कहते थे ना कि मैं जूते मार मार कर उसे जंगल से निकालूंगा। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? आप सब मुझे माफ कर दो, ये सब मैं अपनी पत्नी के कहने पर करता था। टूनी चिड़िया, ये हार ले लो तुम्हारा। वो तो हम लेंगे ही, तुम्हारी माफी इसी में है। तुम अभी इसी वक्त अपनी पत्नी और अपनी साली को लेकर ये जंगल छोड़कर चले जाओ। और फिर सब पक्षी मिलकर कालू को उस जंगल से निकाल देते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है, चोर चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपनी कुछ न कुछ निशानी छोड़ ही देता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में कालू कौवा सब्जियां उगाया करता था। एक दिन वो अपने खेत में सब्जियां तोड़ रहा था। उसने अपनी टोकरी में भिंडी, टमाटर, गोभी, आलू रखे हुए थे, मगर बड़ा करेला कई दिनों से पक कर तैयार हो गया था। वो बहुत परेशान था कि कालू कौवा किसान उसे क्यों नहीं तोड़ रहा। आज तो करेले से रहा ही नहीं गया। वो कालू कौवा से कहता है, मालिक, आप मेरी तरफ भी तो देखो। अब मैं भी जवान हो गया हूँ। मेरा रंग देखो, मेरा आकार देखो। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी इस खेत से मंडी में जाऊं और कोई मुझे भी खाए। आप और सब्जियों को तोड़ कर ले जाते हो, लेकिन आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। तुम करेले हो और कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, ना ही कोई बच्चा और ना ही कोई बड़ा। मैं तुम्हें तोड़ भी लूंगा तो भी मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय तुम्हारा बोझ उठाने के। ये सुनकर करेला उदास हो जाता है। मालिक, मैं भी तो एक सब्जी हूँ। आप मुझे एक बार आजमाइए तो सही। एक बार मुझे भी मौका दे। अगर ऊपर वाले ने मुझे बनाया है तो मेरे अंदर जरूर कोई खूबी होगी। करेले की इमोशनल बातें सुनकर कौवे को करेले पर दया आ जाती है और वो करेले को तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेता है और फिर वो अपनी सब्जी की टोकरी उठाकर मंडी की तरफ चला जाता है। आज तो वो जवान करेला बहुत खुश हो रहा था। वो खेत के बाद नई दुनिया जो देख रहा था। नहीं नहीं, मुझे करेला नहीं चाहिए। करेला कोई भी ग्राहक नहीं खरीदता। आप बाकी की सब्जी के पैसे लो और ये करेला किसी और दुकान वाले को बेच दो। अरे भाई साहब, ये भी तो एक सब्जी है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? एक बार कहा ना करेला मुझे नहीं चाहिए। सुन लिया ना करेले, मैं कहता था ना कि कोई भी तुम्हें खाने वाला नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने ही घर ले जाता हूँ। हो सकता है मेरी गोरी ही तुम्हारी सब्जी बना ले। फिर कालू कौवा अपनी टोकरी में वो करेला लेकर अपने घर आ जाता है। कालू जी, कैसी रही आज की बिक्री? कोई कमाई भी हुई या नहीं? हाँ गोरी, बाकी की सब्जी तो बिक गई, मगर ये करेला किसी ने नहीं खरीदा और इसे मैं घर ले आया हूँ। ये आप भूल जाना कि मैं ये करेला खाऊंगी। मुझे करेले से सख्त नफरत है। इससे अच्छा तो तुम इसे कहीं रास्ते में ही फेंक आते। ये सारी बातें सुनकर वो करेला रोने लग जाता है। मालकिन जी, इसीलिए तो मालिक मुझे तोड़ नहीं रहा था। मैंने मालिक से प्रार्थना करी, तभी मालिक ने मुझे तोड़ा है। आप एक बार मुझे बनाकर तो देखिए, मैं बहुत स्वादिष्ट बनूंगा। तुम्हें तो अभी मैं फ्रिज में रखती हूँ। फिर गोरी कौवी करेले को उठाकर फ्रिज में रख देती है। करेले को फ्रिज में बहुत ठंड लग रही थी, मगर वो बेचारा कर ही क्या सकता था। कोई उसे खा भी तो नहीं रहा था।
उसी जंगल में टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर पड़ोस में ही रहते थे। रॉकी कबूतर कई दिनों से चिड़िया से मिलने नहीं आया था, इसीलिए टूनी चिड़िया परेशान हो रही थी कि रॉकी कबूतर क्यों नहीं आया। टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा, आप घर में ही रहना, मैं आपके कबूतर अंकल से मिलकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर के घर जाती है। कबूतर तो बीमार था, वो अपने घोंसले में ही लेटा हुआ था। रॉकी भैया, आपको क्या हुआ? आप बीमार हैं और मुझे किसी ने भी नहीं बताया, तभी मैं सोचूं आप मिलने क्यों नहीं आए। टूनी चिड़िया, शरीर में जान नहीं है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ना जाने कौन सी बीमारी हो गई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रॉकी भैया चलो, मैं आपको उल्लू बैद जी के पास लेकर जाती हूँ। ऐसे बैठे रहने से तो आप ठीक नहीं होंगे, ऐसे बिस्तर पर पड़े रहने से तो और कमजोरी होगी। फिर टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर को उल्लू बैद जी के पास लेकर जाती है। रॉकी कबूतर, मैंने अभी आपका खून टेस्ट किया है, आपको तो डायबिटीज है। डायबिटीज? उल्लू बैद जी, ये क्या बीमारी है? चिड़िया, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे रॉकी कबूतर के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। इस बीमारी का वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो रॉकी भाई आप बच नहीं सकोगे। ये सुनकर रॉकी कबूतर तो खड़ा खड़ा ही गिर जाता है। रॉकी भैया, आप हौसला रखें, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। मैं ये दवा दे रहा हूँ, समय पर लेना और मीठा नहीं खाना है। उल्लू बैद जी, मैं बच जाऊंगा ना? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आप समय पर दवाई ले, आप ज्यादा ना सोचे, चिंता करने से ये बीमारी और बढ़ जाती है। फिर रॉकी कबूतर और टूनी चिड़िया उल्लू बैद जी से दवाई लेकर घर चले जाते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा को भी रॉकी कबूतर की बीमारी का पता चलता है। गौरी, रॉकी कबूतर कुछ दिनों से बीमार है, मैं खेत में जाता हूँ और शाम को आने के बाद हम रॉकी कबूतर से मिलने जाएंगे। अच्छा हुआ जो कबूतर बीमार हो गया, वो हर समय मुझसे झगड़ा जो करता रहता है। गौरी, ऐसा नहीं कहते, बीमार कोई भी हो सकता है। आप कुछ बना लेना, शाम को जाते समय रॉकी के लिए लेते जाएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से चला जाता है। क्या बनाऊं मैं उस गंदे कबूतर के लिए? हाँ, याद आया, मैं उसके लिए वो करेला ही बना लेती हूँ। ऐसे भी वो करेला पड़ा पड़ा सड़ ही रहा है। फिर गौरी कवि फ्रिज से वो करेला निकालती है। करेला भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जब गौरी उसे फ्रिज से निकालती है तो वो खुश हो जाता है। मालकिन जी, आज आप मुझे खाने वाली है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं, बल्कि वो गंदा मोटा कबूतर खाएगा तुम्हें। उसी का मुंह कड़वा करने वाले हो तुम। फिर गौरी को भी वो करेला अपने चूल्हे पर चढ़ा देती है। फिर शाम को कालू कौवा भी घर आ जाता है। गौरी, कुछ बनाया रॉकी कबूतर के लिए? हाँ हाँ, आप चले, मैंने रॉकी के लिए सब्जी बनाई है, वो भी करेले की। क्या? गौरी, कुछ और बना लेती, घर में और भी तो सब्जियां थी। कालू जी तुम चलो, उस रॉकी कबूतर को करेला बहुत पसंद है। ऐसा कहकर गौरी अपने मन ही मन में हंसती है। रॉकी यार, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। उल्लू बैद जी ने मुझे बताया कि मुझे डायबिटीज है। ये बहुत बुरी बीमारी लग गई मुझे। फिर तो तुम मर जाओगे कबूतर, अब तुम बचने वाले नहीं हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए करेला बनाकर लाई हूँ, ये खा लो। तुम्हारे भाई कालू की फरमाइश थी कि वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी। आपके करेले की खुशबू अच्छी आ रही है। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं और रॉकी कबूतर जी भरकर वो करेले की सब्जी खाता है। रात हो जाती है और रॉकी सो जाता है। दूसरे दिन रॉकी कबूतर जब सोकर उठता है तब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। रात रात को ऐसा क्या हो गया जो मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ? फिर रॉकी कबूतर उड़कर देखता है, वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। हाँ, मैंने रात को करेले की सब्जी खाई थी। गौरी, तुम्हारा धन्यवाद, मैं ठीक हो गया। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। फिर रॉकी कबूतर खुश होकर गौरी और कालू के घर जाता है। रॉकी कबूतर, रात को तो तुम हिल भी नहीं रहे थे और अब तुम छलांगे लगा रहे हो। गौरी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है?
गौरी, ये हो सकता है वो करेला यही कहता था कि ऊपर वाले ने मुझे कोई न कोई खूबी जरूर दी होगी। प्यारे दोस्तों, रॉकी कबूतर के ठीक होने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और फिर उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी कालू कौवा से करेला खरीद कर खाने लगते हैं। दोस्तों, आप में से किस किस को करेला पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।